नमस्कार, क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है डिम्पी और पूजा। भारतीय बाजार मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले आज बिकवाली का दबाव, कमजोरी हावी होती हुई दिन भर नजर आई और ये वॉलेटिलिटी एंटिसिपेटेड भी थी। एक तो मंथली एक्सपायरी कल है क्योंकि ट्रंकेटेड वीक है, गुरुवार के दिन बाजार में छुट्टी है। ऐसे में बाजार में बिकवाली का दबाव तो बिल्कुल लाजमी है, लेकिन अगर आप देखेंगे 16,800 नीचे की तरफ, 17,200 ऊपर की तरफ, इसी रेंज के इर्द गिर्द बाजार जो है, निफ्टी जो है ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त अगर आप देखेंगे 16,940 के आसपास ट्रेड करते हुए, दिन भर इसी लाल मोमेंटम के साथ, बिकवाली के दबाव के साथ संभलने की कोशिश जरूर की। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी का स्टांस अगर देखेंगे, वहां पर जो है कुछ हद तक सपोर्ट क्रिएट होने की कोशिश जरूर हुई, लेकिन ज्यादा कोशिशें कामयाब भी नहीं हो रही। इस वक्त भी अगर आप देखेंगे 39,509 के लेवल्स पर निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी सपोर्ट लेवल्स ढूंढने की कोशिश ज्यादा करता। हालांकि मिड कैप में दिन के निचले स्तरों पर इनफैक्ट काफी ज्यादा गिरावट हावी होती हुई नजर आई है। हरे निशान में इस वक्त बैंक निफ्टी, लेकिन निफ्टी में बिकवाली। आइए बाजार की बड़ी बातें एक बार डिम्पी से समझते हैं, उसके बाद मार्केट पे ट्रेडर स्क्रीन का नजरिया क्या है ये भी आपको बताएंगे। डिम्पी, मानसी, अगर आप देख रहे हैं ना, कुल मिला के ठीक एक्सपायरी से पहले सबकी उम्मीद थी कि शॉर्ट कवरिंग आएगी। पुरानी कहावत सुनी होगी, निंदिया रानी आएगी, सपने अच्छे दिखाएगी। ऐसी एक्सपायरी पे बोला जाता है कि अच्छा एक्सपायरी आएगी, शॉर्ट कवरिंग कराएगी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा बाजार में, कोई गलत फहमी में ना रहे। कोई शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर नहीं है, ना ही आएगी, ना ही डाटा दिख रहा है कि बहुत तेज कोई शॉर्ट कवरिंग आने वाली है बाजार के अंदर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाजार ओवरसोल्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाजार एक रेंज में है, लेकिन फिर भी शॉर्ट कवरिंग नहीं आ रही तो नहीं आ रही है। ये हमने कुछ एक डाटा आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। 48% का अब तक निफ्टी का रोल ओवर, 65% का बैंक निफ्टी का रोल ओवर है। बैंक निफ्टी का रोल ओवर ठीक है, निफ्टी का रोल ओवर एवरेज से कम है, कम से कम 60-65% होना चाहिए था इस समय, जो भी नहीं है। एफएमसीजी, सीमेंट, फार्मा के अंदर रोल ओवर पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। ये सेक्टर्स ना अगली सीरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जहां पे ज्यादा पॉजिटिव होगा और जहां पे ज्यादा नेगेटिव होगा वही वॉलेटाइल होंगे। इसके बीच के जो सेक्टर्स हैं वो ठंडे पड़े रहेंगे, जो शेयर्स होंगे वो ठंडे रहेंगे। जिसमें सबसे कम सबसे ज्यादा रोल ओवर होगा वही ज्यादा काम के होंगे, जो आपकी स्क्रीन पर हमने लिख के आपके सामने रखे हैं। दूसरी बात, सेंटिमेंट की एक और पहचान होती है आजकल वो है अडानी ग्रुप के शेयर्स कि बाजार के सेंटिमेंट, मूड और माहौल कैसे चल रहा है। आज आप देखेंगे, कल आप देखेंगे, 2 दिन से जोरदार बिकवाली अडानी ग्रुप के शेयर्स में हो रही है। टिपिकली 5-7% के तो फ्यूचर्स टूट रहे हैं, लोअर सर्किट लगते हैं कैश के शेयर्स में। तो इस सेंटिमेंट मार्केट का और मूड बिगाड़ रहा है, क्योंकि एक बड़ा चंक, बड़ा हिस्सा इन अडानी ग्रुप के शेयर्स के साथ भी जुड़ा हुआ है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, निफ्टी बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है वो 1 के नीचे खिसक गया। बुल्स की ग्रिप ही नहीं बन रही, तो फॉलोअप बाइंग कैसे आएगी? 1 के ऊपर तो जाएं, 1 के ऊपर आ ही नहीं रहे। आएंगे तभी तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, जब आ ही नहीं रहे तो शॉर्ट कवरिंग कैसे आएगी? तो किसी तरह की कोई गलत फहमी न रखें। डाटा एट द लास्ट हमेशा जीतता है, इमोशंस हमेशा हारती है मार्केट के अंदर, ये बिल्कुल तय बात है। आते हैं निफ्टी के 50 में से 34 शेयर इस समय कमजोर, बैंक निफ्टी के 12 में से 9 शेयर कमजोर। आज मंगलवार है, फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है, उसमें अगर आप देखेंगे 20 में से 13 शेयर कमजोर। फिर कहां से आएगी शॉर्ट कवरिंग? बड़े शेयर तो लेके आएंगे इंडेक्स में, वो तो है नहीं। फिर एक और देखिए, एक हेज के 2 बड़े पिलर हैं मार्केट के पास आजकल, है गोल्ड और बिटकॉइन। दोनों में गिरावट के संकेत ही नहीं आ रहे। ये टूटे तभी तो कम से कम इक्विटी हाई रिस्क चले। ना तो गोल्ड टूट रहा है, ना ही बिटकॉइन टूट रहा है। हाँ, चलना रुक गया एक अलग बात है, बट ये टूट भी नहीं रहे, करेक्ट भी नहीं कर रहे। तो मार्केट के अगेंस्ट में जो आप चीजें खड़ी रखते हैं ना, वो भी रेंज की रेंज बनी हुई है। एक और पॉइंट जो आज ईपीएफओ वाला निकल के आया कि सरकार ने तय किया कि 22-23 के लिए जो दरें हैं वो 8.15 है। अगर आपके वित्तीय सलाहकार अलाउ करें और आप समझें, आप जानें, तो ब्याज दरें कम नहीं है 8% की। 8-8% बहुत बड़ी ब्याज दर है ईपीएफओ की। इसलिए अगर आपकी स्ट्रीम में, पोर्टफोलियो में ईपीएफओ नहीं है, प्रोविडेंट फंड नहीं है, तो एक बार अपने वित्तीय सलाहकारों से राय लीजिएगा कि क्या पीएफ जो हमको दे रहा 8% साल का, ये ठीक है, इसमें कुछ हम सोचें, कुछ कर सकते हैं क्या? तो ये कुछ एक अहम ट्रिगर है। हमने ट्रेडर स्क्रीन भी बनाई आपके लिए, वो सारी स्क्रीन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। और आज के मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। मानसून से शुरुआत करिए। बिल्कुल, तो बेहतरीन तरीके से हमने मार्केट का सेटअप तो आपके सामने रखा, और सबसे बड़ी बात है इस वक्त बाजार जो है कहीं मौके नहीं दे रहा है। बिकवाली का दबाव, ओवरसोल्ड हम हो चुके हैं, लेकिन कोई शॉर्ट कवरिंग के बाउट्स इस वक्त नजर नहीं आ रहे हैं। और इनफैक्ट अगर यहाँ पर आप देखिए, पूरा का पूरा महीना काफी ज्यादा इवेंट स्पेसिफिक रहा। हाँ, ये बात जरूर है कि अर्निंग्स को लेकर कोई इवेंट्स नहीं थे, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में हम देखेंगे अर्निंग सीजन की शुरुआत होगी। लेकिन उसके अलावा चाहे फिर ग्लोबल मार्केट हो या डोमेस्टिक मार्केट हो, कई सारे इवेंट्स रहे। आइए वही इवेंट्स पर मैक्रो अप्रोच मार्केट पर इस वक्त क्या बन रहा है ये समझते हैं। हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट कुंज बंसल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंज, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर, अपना समय देने के लिए शुक्रिया। देखिए, मैक्रो हेडविंड्स तो कई सारे दिखे कुंज,
और वो कंटिन्यूड भी हैं। और अब डोमेस्टिक मार्केट्स की भी अगर बात करें, पिछले पूरे महीने में, मार्च के ही महीने में, चाहे ग्लोबल मार्केट हो या डोमेस्टिक मार्केट हो, कितना कुछ देख लिया। बैंक्स फाइनेंस के क्राइसिस भी देख लिए, उसका एक प्रेशर भी देखा हमने। भारतीय बाजार के लिए अब अगर आप देखें, आने वाले महीने की शुरुआत में ही क्रेडिट पॉलिसी अनाउंस होगी, लेकिन इस महीने क्रेडिट पॉलिसी, इनफैक्ट यूएस फेड की तरफ से इंटरेस्ट रेट में क्या होगा, ये भी एक बड़ा इवेंट था जो कि एक नॉन इवेंट के तौर पर ही निकल गया। लेकिन ये सारे के सारे सेंटिमेंट्स जो है ना, बाजार के अंडरटोन को वीक करते गए। कैसे देख रहे हैं इस वक्त मैक्रो अप्रोच आपका मार्केट्स पर क्या है? जी हाँ, तो आपने काफी सारी बातें कही हैं। मैं इसके आगे की और बोलूं अपने दर्शकों के लिए, जस्ट एक दो नंबर कॉन्टेक्स्ट में डाल दूं जो आप ही की बात से आगे बढ़ेंगे कि 1 दिसंबर को करीब करीब मार्केट का निफ्टी का लाइफ हाई हुआ था 18,800-900 के आसपास। हम 1 मिनट के लिए उसको करीब करीब 19,000 पकड़ लेते हैं और वहां से अभी हम 17,000 हैं। तो वो 2,000 पॉइंट की फॉल है, तो करीब करीब 10-11% की फॉल हो गई है। तो ये 11% की फॉल, आपने जो बोला कि उन्हीं सब फैक्टर्स, पार्टली फंडामेंटल, पार्टली न्यूज फ्लो ड्रिवन और पार्टली सेंटीमेंट की वजह से 4 महीने के शॉर्ट पीरियड में 11% मार्केट गिर गया है। तो ये तो शॉर्ट टर्म की बात हो गई। इसी को हम थोड़ा सा मीडियम टर्म में एक्सटेंड करें तो आज का जो निफ्टी लेवल है वो करीब करीब 2 साल पहले का निफ्टी लेवल आ गया है। तो हम बिल्कुल निफ्टी के मामले में 2 साल पहले जाके बैठ गए हैं। और ऐसा नहीं है कि 2 साल में ग्रोथ नहीं हुई है। हम अगर निफ्टी की ईपीएस में देखें तो एक कंजर्वेटिव बेसिस पे भी FY22 से FY23 में 10% की ग्रोथ है, और FY22 में तो खैर FY21 के लो बेस पे अच्छी ग्रोथ थी। तो अभी वापस से अगर हम यही बात करें कि 2 साल पहले का निफ्टी है, तो बाजार ने उस ग्रोथ को एक तरह से नकार दिया है, जो एक शॉर्ट टर्म फेनोमेना है, होता है ऐसा, लॉन्ग टर्म में नहीं होगा, वापस से एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो ये हमें इस प्रश्न का भी उत्तर दे देता है कि हम कई बार डिस्कस करते रहते हैं कि इंडियन बाजार का तो वैल्यूएशन हमेशा एक्सपेंसिव रहता है, पीई रेशो में सस्ता ही नहीं मिलता है। तो ये इस तरह का टाइम करेक्शन है जो इंडियन बाजार में रिलेटिवली बाइंग अपॉर्चुनिटीज दे देता है। कहीं कहीं बीच बीच में करेक्शन, टाइम करेक्शन देने की वजह से वैल्यूएशन सस्ता हो जाता है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखने की जरूरत है। हाँ, अब ये है कि अब हम यहाँ से आगे चलें तो बिल्कुल सही बात है कि एब्सेंस ऑफ पॉजिटिव न्यूज सबसे बड़ी कई बार नेगेटिव न्यूज हो जाती है। तो हालांकि नेगेटिव न्यूज फ्लो या सेंटीमेंट तो है ही है, पर कुछ पॉजिटिव न्यूज फ्लो भी बहुत ज्यादा आ नहीं रहा है। तो इस वजह से भी हम बाजार में प्रेशर देख रहे हैं। अभी हम ईयर एंड पे हैं, क्वार्टर एंड पे हैं, तो जनरली ईयर एंड पे और कुछ नहीं, तो कई बार फंड्स की तरफ से मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में अपनी एनएवी मैनेज करने के लिए कई बार बाइंग सपोर्ट होता है। इस साल वो भी क्लियरली मिसिंग दिख रहा है, जो एक बहुत ही सरप्राइज है। केवल आज का 1 घंटा बचा है और अब परसों का दिन बचा है बाजार के लिए, एनएवी कैलकुलेशन में जो भी शेयर प्राइसेस आएंगे उनके लिए। तो वो एक दूसरा सरप्राइजिंग फैक्टर है कि वैसा कुछ भी सपोर्ट बाजार में नहीं दिख रहा है। अब यह है कि ऐसे में शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को अपनी अपनी स्टॉप लॉस ट्रिगर लेके काम करते रहना पड़ेगा। कॉल लेना भी बाजार में बहुत मुश्किल है। ग्लोबल फंड्स की बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, कंटिन्यूअस आउटफ्लो चल रहा है। मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए हालांकि ये बात हमेशा ही बोलते हैं और बहुत क्लीशेड हो जाती है, पर फिर भी जो भी बाजार जब तेजी में आ जाता है और फीलिंग होता है कि हम तो लेफ्ट आउट हो गए, फोमो जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए और धीरे धीरे पार्ट पार्ट करके बाइंग शुरू करनी चाहिए। तो ये बहुत समरी में मुझे लगता है मेरा अभी का व्यू और आने वाला व्यू है। जितना हम समझ पा रहे हैं सर आपकी सारी बातों को, आपने कुल मिला के 3 तरह के इन्वेस्टर्स के लिए बात पड़ी है। शॉर्ट टर्म वाले हैं वो थोड़ा नेगेटिव रखें, रोज के डाटा को वापस से चेक करें, समझें, उसके बाद से सौदे उठाएं। जो मिड कैप कैटेगरी है आपके, यानी कि जो मिड साइज मिड समय लेके आते हैं, उनके लिए धीरे धीरे पैसा लगाने का समय है। और कौन सर आप एक इन्वेस्टर का भी हम मान लें कि जो SIP वाले हैं वो हमेशा SIP को कंटिन्यू रखें, इस समय भी SIP को कंटिन्यू रखें, डरे नहीं, घबराए नहीं, ठीक है ना सर? 3 कैटेगरी, 3 तरह के निवेशक, तीनों की एक जो राय आपने दी है, यही है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समराइज किया है। और मैं रीइंफोर्स कर दूं जो आप ऑलरेडी बोल चुके हैं कि सिर्फ इन्वेस्टर्स को इस टाइम में घबराने का नहीं है। ये एक बहुत कॉमन सी बात है। हम लोग बाजार में जाते हैं, हालांकि अब ऑनलाइन शॉपिंग शुरू हो गई है, होम डिलीवरी शुरू हो गई है, तो बाजार जाना कम हो गया, बट फिर भी जाते हैं, कई बार जाते हैं और बहुत लोग अभी भी जाते हैं। तो कहीं सेल चल रही होती है, एक पे एक टूथपेस्ट फ्री चल रहा होता है, तो हमें जरूरत नहीं भी होती है तो भी हम लाके रख लेते हैं कि ठीक है, टूथपेस्ट तो आज नहीं तो कल काम ही आ जाएगा। और ऐसे बहुत सारी चीजें। तो ये जब भी बाजार करेक्शन के मिलते हैं तो ये ऐसी सेल ही है, ऐसे करेक्शन ही है। तो सिप को ना सिर्फ चालू रखें, अगर आपके पास सरप्लस पैसे हैं तो सिप का अमाउंट गिरे हुए बाजार में बढ़ा दें, और जब थोड़ा बाजार चल जाए तो वापस ओरिजिनल अमाउंट पर ले आए। तो ये बिल्कुल आपने सही बात कही और इसी को मैं एम्फेसाइज करना चाहता था। तो कि न सिर्फ चालू रखें, हो सके तो अगर आपका कैश फ्लो परमिट करता है तो उसका अमाउंट बढ़ा भी दें।
ठीक है सर, बात आपकी है, मैंने तो सिर्फ उसको रिपीट किया था। अच्छा, दूसरी बात कौन सर, एक चीज़ मैं आपसे और पता करनी है, ये ईपीएफओ का ना 8.15% का ब्याज आएगा साल का। जिसको मार्केट में नहीं जाना, सोने से डर लगता है, बिटकॉइन का अता पता नहीं क्या करना चाहिए, उसको साल का 8%, सर कम नहीं है। पिछली बार नहीं मिला हमको पूरे साल में इंडेक्स में 8%। अगली इस साल भी लगता है कि चैलेंजेस बहुत रहेंगे, तो कुछ पैसा ईपीएफओ में डाल दें। जी हाँ, एज एन इंडिविजुअल तो ये बिल्कुल ही समझदारी वाला स्टेप है। और ईपीएफओ के पहले बल्कि मैं इसमें और जोड़ दूं कि 1.5 लाख हर साल का जो पीपीएफ में अलाउड है, सबसे पहले तो वो लिमिट खत्म कर देनी चाहिए। हालांकि उसकी इंटरेस्ट रेट मेरे ख्याल से 8.15 से कम है, पर फिर भी उसमें जो ट्रिपल ई टैक्स एग्जेम्पशन का बेनिफिट है, एग्जेम्प्ट एट द टाइम ऑफ एंट्री, एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट पेमेंट एंड एग्जेम्प्ट रिडेम्पशन, वो बहुत बड़ा फायदा है। पर उसमें 1.5 लाख की लिमिट है। उसके आगे यस, ईपीएफओ में जरूर पैसा डालें। पर अब मैं उसमें एक और जो बात जोड़ दूं कि ये 8% अभी, बिल्कुल आपने सही कहा कि पिछले एक साल में इक्विटी मार्केट में नहीं मिला है। और अगर हम डेट का या फिक्स्ड इनकम का भी इंटरेस्ट रेट देखें तो अलग अलग मेच्योरिटी के और रिस्क लेवल के साथ 6.5 से 7% की रेट है। बट अगर हम पिछले 10 साल का इक्विटी मार्केट का एवरेज देखें तो कम से कम 10-11% का एनुअलाइज रिटर्न रहा है। तो इसलिए एसेट अलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये है कि पिछले एक साल में रिटर्न नहीं आया, ये देख के कम एज के जवान उम्र के लोग 60-70% पैसा अपना डेट में डाल दें, स्पेशली ईपीएफओ वगैरह में डाल दें, तो वो एडवाइजेबल नहीं है। अपने रिस्क प्रोफाइल और अपनी एज प्रोफाइल के हिसाब से एसेट अलोकेशन करें और इक्विटी में जरूर एक्सपोजर रखें, बिकॉज लॉन्ग टर्म में इक्विटी हमेशा से फिक्स्ड इनकम आउट परफॉर्म करता रहा है। बट हाँ, कुछ ना कुछ एक्सपोजर जरूर लें। बिल्कुल। तो इक्विटी में एक्सपोजर लें और एसेट एलोकेशन को भी पर ध्यान दें, प्रॉपरली डाइवर्सिफाई करें बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए। कुंज, इसके अलावा ये भी समझना चाहेंगे फिर सेक्टर स्पेसिफिक आउटलुक की अगर बात करें तो सबसे पहले मेटल्स पर अगर स्पेसिफिकली देखें, आज हम देख रहे हैं कि मार्केट पूरा का पूरा टूटा हुआ है, लेकिन हाल फिलहाल में मेटल को लेकर काफ़ी सारे जो व्यूज़ आ रहे हैं वो भी पॉजिटिव हैं। और अब चाइना के रीओपनिंग की भी जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो भी काफ़ी पॉजिटिव है इस पूरे स्पेस के लिए। अब आगे के लिए अगर मेटल स्पेसिफिकली देखें तो क्या व्यू बन रहा है आपका? तो मेटल में क्या हुआ है कि पिछला हम करीब 10-11 महीने या साल भर का भी टाइम पीरियड लें, तो ग्लोबली मेटल्स एक बहुत रेंज बाउंड मूवमेंट में रहे हैं। ऑफ कोर्स जो उनका पीक हो गया था करीब 1.25 साल पहले, वहां से तो शुरू में करेक्शन हुआ था, 10% प्लस का फॉल भी मेटल्स में हुआ था। और उसके बाद एक रेंज में मूव होते रहे। कभी जैसा आपने कहा कि चाइना की ओपनिंग की न्यूज आती है, पॉजिटिव सेंटीमेंट हो जाता है तो ठीक हो जाते हैं। हम आज से 6-7 महीने पहले जाए तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ड्यूटीज चेंज कर दी थी इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करने के लिए। तो वो एक सडनली सेक्टर पे एक सेंटिमेंटल, न सिर्फ सेंटिमेंटल, फंडामेंटल इम्पैक्ट भी हो जाता है। फिर डिमांड अभी हम जैसा देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से, महंगाई बढ़ने की वजह से, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से कंजम्पशन में थोड़ा स्लो डाउन आया है। तो उस वजह से फिर से बेसिक मटेरियल जो रिक्वायरमेंट होते हैं, बेसिक मटेरियल में मेटल्स ही आते हैं, उनकी डिमांड डोमेस्टिक मार्केट में कम हो जाती है। ग्लोबली भी इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट हाइक का फेनोमेना चल रहा है, तो वहां भी डिमांड स्लो डाउन है। तो नेट नेट अगर मैं बोलूं तो ये एक, न सिर्फ ग्लोबल के कमोडिटी मेटल प्राइसेस और उसी वजह से इंडियन कंपनीज के मेटल सेक्टर्स के स्टॉक प्राइसेस भी पिछले एक साल में अप डाउन अप डाउन अप डाउन में रहे हैं। और कोई एक क्लियर ट्रेंड अपसाइड पे या डाउन साइड पे उन्होंने नहीं दिया है। तो मेरा व्यू है कि अभी मेटल प्राइसेस ग्लोबली इसी तरह रेंज बाउंड रहेंगे और उसी के चलते इंडियन स्टॉक्स के प्राइसेस भी रेंज बाउंड ही रहेंगे। तो ये ट्रेडर्स के लिए एक बहुत अच्छा सेक्टर है और अपॉर्चुनिटी है। मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ अपॉर्चुनिटी है। अब आपने पूछा नहीं कि फिर मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, जो आप पूछेंगी तो मैं साथ में बता दूं। तो ऐसे गिरे मार्केट में कुछ अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स जिनमें आज या कल रिकवरी आ ही जाएगी, तो उसमें जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एक सेक्टर है जो महंगाई के चलते, थोड़ी सी कंजम्पशन डिमांड के चलते, हमने दिसंबर के क्वार्टर में और उसके पहले सितंबर के क्वार्टर में भी ग्रोथ रेट कम देखी है। मुझे लगता है आज नहीं तो कल मौसम काफी गर्म हो गया है, तो गर्मी में आने वाले प्रोडक्ट्स की जो कंपनीज है, पंखा हुआ, एयर कंडीशनर हुआ, रेफ्रिजरेटर हुआ, इन सब कंपनीज के शेयर प्राइसेस भी अभी अच्छे करेक्टेड लेवल पे मार्केट की वजह से भी और अदरवाइज भी मिल रहे हैं। तो मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स को मेटल सेक्टर ट्रेडर्स के लिए छोड़ के और ऐसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के सेक्टर्स की तरफ जाना चाहिए।
कुंज, सारे के सारे सवालों के बारीक और सही जवाब इस वक्त आप बता रहे हो। इनफैक्ट निवेश के लिहाज से इस वक्त इस तरह की कमेंट्री, इस तरह की गाइडेंस की काफी हद तक जरूरत होती भी है। और साथ ही असेट क्लासेस में इक्विटी मार्केट के अलावा भी जिस तरह से आप बता रहे हैं ईपीएफओ पर, पीपीएफ पर जो अपना एनालिसिस दिया, थैंक्स फॉर दैट, हमारे व्यूवर्स के लिए काफी फायदेमंद है। तो ईपीएफओ की बात हमने आपसे अभी अभी की, और ईपीएफओ पर ब्याज में जो हल्की बढ़त नजर आई है, उस बढ़त के मायने क्या हैं, आपके लिए कैसे वो फायदेमंद हो सकता है, आइए वो भी आपको बताते हैं। प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं सारी डिटेल्स लेकर। देखिए, काफ़ी बड़ी खबर है, खासकर ईपीएफओ के 6 करोड़ से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर की अगर आप बात करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ईपीएफओ ने आपके पीएफ पर 8.15% ब्याज की घोषणा की है। इसका मतलब ये है कि अगर आप पिछले साल के मुकाबले इसकी तुलना करें तो इसमें 0.05% की बढ़ोतरी है। पिछले साल ईपीएफओ ने सब्सक्राइबर को 8.10% की ब्याज दरें दी थी, लेकिन इस बार इसको बढ़ाकर 8.15% किया है। मार्जिनल हाइक है, लेकिन मौजूदा हालात में जब इतनी अनिश्चितता है ग्लोबल मार्केट में, वैसे में अगर आप दूसरे स्मॉल सेविंग स्कीम्स के साथ इसकी तुलना करें तो अभी भी ईपीएफ पर मिलने वाली जो ब्याज दरें हैं सबसे ज़्यादा हैं। हालांकि इसके बावजूद भी, यानी कि 8.15% की ब्याज दरें देने के बाद भी ईपीएफओ के पास करीब 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सरप्लस फंड जो है वो है। और सेफर साइड, यानी कि रिकमेंडेशन ये था कि 8.20% की ब्याज दरें दी जाए, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए फॉर द सेफर साइड ईपीएफओ ने यह डिसाइड किया है कि नहीं, 8.15% की ब्याज दरें ही वो अपने सब्सक्राइबर को देंगे। जहां तक ईटीएफ में जो निवेश किया है ईपीएफओ ने, उस पर रिटर्न का सवाल है तो करीब करीब 10,400 करोड़ रुपए की आय हुई है ईपीएफओ को, और उम्मीद ये की जा रही है कि जैसे जैसे मार्केट में स्थिरता आएगी इसके आमदनी में और बढ़ोतरी होगी। ये जो सिफारिशें हैं वो वित्त मंत्रालय को अब भेजी जाएंगी। एक बार वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद 8.15% की जो रकम है, जो ब्याज दरें हैं, वो सब्सक्राइबर के खाते में डिपॉजिट कर दी जाएंगी। इसके अलावा एक और अहम मसला है जिस पर आज चर्चा हुई है, वो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सभी एलिजिबल सब्सक्राइबर को इस बात के विकल्प दिए जाएं कि वो हायर कंट्रीब्यूशन के साथ हायर पेंशन का चुनाव कर पाएं। उस मसले पर यह फैसला हुआ है कि जो मौजूदा फॉर्म है, जो सर्कुलर जारी किया है ईपीएफओ ने, उसको ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो एलिजिबल सब्सक्राइबर है इसका चुनाव कर पाएं अगर वो चाहें तो। जो तीसरा अहम मसला था जिस पर चर्चा हुई है वो ये है कि ईपीएफओ का जो निवेश है इक्विटी मार्केट में, उसका क्या रोड मैप होगा। इस बात पर तो सहमति नहीं बन पाई है कि जो निवेश की परमिसिबल लिमिट है इस वक्त 15% है, उसको बढ़ाया जाए। इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है, कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, इस बात पर सहमति जरूर बनी है कि ईपीएफओ का जो मौजूदा निवेश है इक्विटी मार्केट में वो इस वक्त सिर्फ 10% है, लेकिन जो परमिसिबल लिमिट है वो 15% है। लिहाजा इस बात पर सहमति बनी है कि इसको बढ़ाकर अगले वित्त वर्ष में 15% तक ले जाया जाए। तो ये बड़े डेवलपमेंट जो हैं आज सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो होते हैं ईपीएफओ की, उसकी बैठक में हुए हैं। जानकारी है प्रकाश हमको आप दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मार्केट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10% से अगर 15% बढ़ते हैं, एथिकली 5% नहीं है, वो 50% ऑफ द टोटल लिमिट है जितना अब तक इन्वेस्टेड है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ईपीएफओ के अंदर अगले वित्तीय वर्ष तक काफ़ी बड़ा पैसा मार्केट के अंदर आ जाएगा। खैर, 2 टेक्निकल एनालिस्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं, ध्वनि पटेल हैं और साथ ही साथ राजेश पालविया जी हैं, जिनसे हम पता कर रहे हैं कि इस समय निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या करना चाहिए। स्क्रीन पर आप 2 मेहमान और भी देखेंगे जो कि हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं। एक कंपनी एवलॉन टेक के आईपीओ आने वाला है, उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। और मेरे साथ 2 मेहमान होंगे, सीएमडी हैं कुन अहमद बिच्चा और साथ ही सीएफओ RM सुब्रमण्यम जी। इन दोनों मेहमानों से भी चर्चा करेंगे, शुरू करेंगे। लेकिन ठीक उससे पहले, क्योंकि एक्सपायरी से ठीक पहले हम ट्रेड कर रहे हैं, तो जरा आइडिया ले लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर दोनों एक्सपर्ट्स का व्यू पॉइंट क्या है। राजेश जी, जरा जल्दी से बताइएगा आपका व्यू पॉइंट इंडेक्स को लेकर। तो डिम्पी जी, रेंज में ही अटका हुआ है मार्केट, 16,900 के नीचे फिसल नहीं रहा है, 17,000 17,050 के ऊपर जाने को तैयार नहीं है निफ्टी। तो एक रेंज में ही फंसा हुआ है। और जिस तरीके के डेटा भी बने, अब हमें लगता है कि एक्सपायरी में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 17,100 200 की तरफ एक बार अटेम्प्ट जरूर करेगा, लेकिन जिस तरीके से कॉल राइटिंग यहाँ पे 17,000 और 17,100 की स्ट्राइक पे आज भी ऐड होते हुए दिखी है, तो लगता है कि एक्सपायरी एक म्यूटेड ही रहेगी और मार्केट एक टाइट रेंज में ट्रेड करेगा। तो 16,900 के आसपास अगर निफ्टी आती है तो वहाँ
छोटा बाय पोजीशन बनाया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखें वहां पे करीब 16,850 का, और 17,050 के पास निफ्टी जाता है तो वहां पे प्रॉफिट भी बुक करें। और अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो वहां पे शॉर्ट भी लिया जा सकता है 17,100 के स्टॉप लॉस से। तो दोनों ही डायरेक्शन में मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रहा है ट्रेडिंग के लिए। तो एक 100 पॉइंट का रेंज यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। और बैंक निफ्टी में 39,200 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके नीचे नहीं फिसल रहा है। तो अभी यहाँ पे जो ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से जो रेंज बना हुआ है उसमें 39,300 के आसपास अगर बैंक निफ्टी आता है तो वहां बाय करें, स्टॉप लॉस रखें 39,200, और अपसाइड में 39,700 एक मेजर हर्डल है, उसके आसपास अपनी पोजीशन से एग्जिट भी करें। और एग्रेसिव ट्रेडर वहां शॉर्ट भी इनिशिएट कर सकते हैं 39,850 के स्टॉप लॉस से। तो दोनों इंडेक्स में एक रेंज में ही हमें लगता है ट्रेड होते रहेंगे, और एक्सपायरी भी एक म्यूटेड ही होते हुए दिखती है। तो म्यूटेड एक्सपायरी होगी, और मार्केट भी जो पिछले काफी समय से चला आ रहा है रेंज बाउंड ही रहेगा, ये है व्यू इंडेक्सेस पर। ध्वनि, अब आपसे समझना चाहेंगे स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आप फिर आज के लिए क्या होंगे आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। मेरी तरफ से जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस करा कि मार्केट एक रेंज बाउंड मूव लेके चल रहा है, तो इंडेक्स पे मेरा यहाँ पे कोई भी या बुलिश या बेरिश साइड का व्यू नहीं बन रहा है। फ्राइडे का रेंज ब्रेक होना दोनों में ही बहुत जरूरी है, निफ्टी और बैंक निफ्टी। इसीलिए मेरी तरफ से जो दोनों कॉल्स रहेगी, एक बाय की कॉल है, एक सेल की कॉल है। बाय में यहाँ पे शैफलर है। शैफलर में हम देख रहे हैं कि ओवरऑल जो मार्केट इसका स्ट्रक्चर बन रहा है, तो हमें नीचे की तरफ में इसने एक जो मूव दिया था उसके ब्रेकआउट लेवल को वापस से रीटेस्ट करा है, और वहां से हमने 3 दिन में लगातार इसके अंदर एक बाइंग एक्शन दिखाया है। तो करंट लेवल से शैफलर में बाय का रिकमेंडेशन रहेगा। आप उसमें ऊपर की तरफ का जो टारगेट रहेगा तो 2940 का टारगेट बनता है। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है तो 2770 का है। दूसरा मेरा यहाँ पे जो बनता है सेल कॉल है, वो वर्लपूल में है। वर्लपूल में ओवरऑल हम देख रहे हैं कि लास्ट कुछ दिनों में इसने एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी बनाई हुई थी डेलीज पे, बट आज की सेशन में हमने उस अपवर्ड चैनल का ब्रेकडाउन देखा है। तो करंट लेवल से वर्लपूल के अंदर सेल की रिकमेंडेशन बनती है। जो अपवर्ड ट्रेजेक्टरी बनाई थी वो 70 पॉइंट्स की एक रेंज बनाई थी, उसी को हम नीचे की तरफ टारगेट लेके चल रहे हैं। तो करंट लेवल से आपको वर्लपूल में सेल करना है। आपका जो स्टॉप लॉस है इसके अंदर 1335 का रह रहा है, और जो टारगेट बनता है वो 1225 का है। चलिए, तो ध्वनि की तरफ से उनकी ट्रेडिंग आइडियाज जिसमें सेल कॉल भी शामिल हैं। राजेश जी, आपकी तरफ भी आपके ट्रेडिंग आइडियाज के लिए आएंगे, लेकिन उस बीच एक आईपीओ से जुड़े मैनेजमेंट से बात करते हैं। एवलॉन टेक्नोलॉजीज का आईपीओ 3 अप्रैल से खुलने वाला है, और आपको बता दें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज यानी कि ईएमएस कारोबार से जुड़ी हुई एक कंपनी है। इस कंपनी के कारोबार को लेकर, आईपीओ को लेकर आगे की ग्रोथ स्ट्रैटेजी और प्लानिंग क्या है, इस पर बात करने के लिए कंपनी के सीएमडी और सीएफओ अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुन हामिद हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही मिस्टर एम सुब्रमण्यम भी हमारे साथ हैं। पहला सवाल कुन हामिद जी आपसे ही होगा। सबसे पहले तो आपके बिजनेस और बिजनेस मॉडल पर थोड़ी सी रोशनी डालें। आपके आईपीओ के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं, और साथ ही आपके इंडस्ट्री कॉम्पिटिटर्स क्या हैं, कौन हैं, और उन्हें आप किस तरह से टैकल कर रहे हैं, ये आप बताइए। That's a question. We are into manufacturing of electronics and different mission critical products, both in India as well as in the US. Both से India से करते हैं, और part of that we do in the US. Our focus on 4 verticals: clean energy, mobility, telecom, as well as industrials. Very well diversified in all these verticals, and we look forward not only in making products, electronic products, which are from B2B space, but also for India as well as for the US. ठीक है सर, सुब्रा, ये आपसे क्वेश्चन होगा क्योंकि आप कंपनी के सीएफओ भी हैं। आपका जो आईपीओ का साइज है ना, आपने थोड़ा रिड्यूस किया है। पहले करीब 1025 करोड़ था, अब करीब 865 करोड़ पर जुटा रहे हैं, ऐसा क्यों? Let me answer that question. Our original size is about 1025 crores. As you rightly said, we have raised 160 crores of pre-IPO. Correspondingly, the IPO now is at 865 crores. So to that extent, it stands as it is. Out of which 320 crores is for the primary fresh issuance, and 545 is the OFS. And the primary issuance is going to be used for working capital, debt reduction, and general corporate purposes.
बिल्कुल। तो ये थे एवलॉन टेक्नोलॉजीज के मैनेजमेंट अपने आईपीओ पर और आगे के ग्रोथ आउटलुक पर भी बात करते हुए। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, अब आईपीओ जब आएगा तो इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी, इसकी परफॉर्मेंस पर भी हमारी नज़र रहेगी और मैनेजमेंट के साथ हम आगे भी और इंटरेक्शन अपना जारी रखेंगे। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और राजेश आपके पास वापस आते हैं। आपसे भी आज के ट्रेडिंग आइडियाज़ इस वक्त कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो इस वक्त आपके रडार पर आ रहे हैं, आपकी तरफ से ट्रेडिंग आइडिया सुझाइए। पूजा जी, दो बाय कॉल है और एक सेल कॉल है। तो पहले बाय कॉल्स पे बात करते हैं। उसमें पहला स्टॉक तो एसआरएफ है। केमिकल स्पेस में एसआरएफ में हमें लगता है जिस तरीके की स्ट्रेंथ है और सीरीज के आखिरी पड़ाव में स्टॉक अपने सीरीज के हाई की तरफ ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम अपवर्ड साइड में बनते हुए दिख सकता है। 2450 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा 2340 का। जो सेकंड बाय है वो है मन्नापुरम। मन्नापुरम में देखें तो पिछले कुछ दिनों में लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिखा। वीकली सेटअप पे भी स्टॉक में एक स्ट्रेंथ यहाँ पे लौटते हुए दिखी है। स्टॉक में जिस तरीके की रिकवरी बनी है, हमें लगता है ये स्टॉक को यहाँ पे बाय किया जा सकता है और स्टॉक में अपसाइड के टारगेट जो बन सकते हैं वो करीब 128 तक की अपसाइड यहाँ पे पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से स्टॉप लॉस जो होगा वो करीब 111 112 के आसपास रखा जा सकता है। और शॉर्ट साइड में जो ट्रेड है वो है ग्रेन्यूल्स का। ये अप्रैल फ्यूचर में शॉर्ट करने की सलाह। अगर आप ग्रेन्यूल्स के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक ने अपने प्रीवियस जो मल्टीपल सपोर्ट एरिया बने थे उसका ब्रेकडाउन यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे करते हुए दिख रहा है। स्टॉक एक डाउन स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए दिख रहा है वीकली सेटअप पे। और स्टॉक में जिस तरीके के शॉर्ट बिल्टअप बने, हमें लगता है ग्रेन्यूल्स को यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है अप्रैल फ्यूचर को। स्टॉप लॉस रखें करीब 280 के आसपास और डाउन साइड के टारगेट 258 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए, ये ट्रेडिंग आइडियाज राजेश जी की तरफ से। 2 कॉल्स खरीदारी की और ग्रैन्युअल्स फ्यूचर्स में शॉर्ट करने की राय। 258 टारगेट यहाँ पर स्टॉप लॉस भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। वहीं एसआरएफ में खरीदारी के मौके बनते हुए। लेकिन राजेश जी, इमामी के चार्ट्स पर अपनी राय दीजिए। आज बायबैक की खबर के ठीक बाद हम देख रहे हैं इमामी के स्टॉक में अच्छा मूव तो नजर आ रहा है। करीब 4% की तेजी थी। इस वक्त अगर आप देखेंगे 5% के अप मूव्स इमामी में नजर आ रहे हैं। लेकिन पिछले 1 महीने के चार्ट्स को जहां मैं देख रही हूँ राजेश जी, 390 के लेवल्स के पास आकर ये स्टॉक घूम जाता है। तो क्लियर रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखा रहा है 366 के लेवल्स पर। आज यहाँ पर एक मजबूती है। क्या लगता है 390 के पार आगे मजबूती दिखेगी? टेक्निकली चार्ट्स क्या बयां कर रहे हैं? तो देखिए, लास्ट वीक में स्टॉक ने एक रिवर्सल के साइन जरूर दिए और स्टॉक में जिस तरीके से स्टॉक की क्लोजिंग 350 रुपए के ऊपर वीकली क्लोजिंग हुई है और करंट वीक की क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट चार्ट स्ट्रक्चर देख के हमें लगता है 350 के ऊपर ही होते हुए दिख रही है। अगर ये 350 के लेवल को होल्ड आउट करता है अगले 1 या 2 वीक में तो यस पॉसिबली स्टॉक में एक हायर साइड पे 390 395 की तरफ मूव बनते हुए दिख सकता है। और 390 इसके लिए इंपॉर्टेंट चैलेंजिंग लेवल है। अगर वो क्रॉस होते हैं तो स्टॉक में कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड जो पिछले कुछ हफ्तों से यहाँ पे बना हुआ है वो कहीं ना कहीं रिवर्सल के साइन कंफर्म करते हुए दिखेगा। देन स्टॉक में आगे आने वाले दिनों में 425 तक की अपसाइड भी आते हुए दिख सकती है। बट अभी यहाँ पे इट्स अर्ली टू से कि यहाँ पे रिवर्सल कंफर्म होने के लिए 390 का ब्रेकआउट होना जरूरी है। तो अभी जिनके पास पोजीशन है उनके लिए सलाह ये होगी कि 350 के आसपास के स्टॉप लॉस रखें अपनी लॉन्ग पोजीशन को अगर आपने होल्ड रखा है तो, और 390 के आसपास थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करें और थोड़ा वहां पे रिव्यू करें। अगर वो ब्रेकआउट होते हैं तो 425 तक की अपसाइड के लिए भी पार्ट पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। धोनी, मेरे को ना आपसे 2-4 सवाल पूछने, जरा फटाफट से आप आंसर देना। पहला है naukri.com, ठीक है? आप नौकरी कोड लगाएंगे आपको पता लग जाएगा शेयर का नाम। और इसके अंदर बताइए कि इसका बेस बन चुका है। मैं इन्वेस्टर हूं और इस तरह के मार्केट के अंदर थोड़ी थोड़ी पोजीशंस लेके रखूंगा, तो नौकरी का शेयर आपको ठीक लग रहा है? इन्फोएच के नाम से है। जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे अगर हम नौकरी का वीकली चार्ट भी देखते हैं तो एज एन इन्वेस्टर वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीकलीज पे हम देख रहे हैं कि इसका जो डाउनवर्ड मूवमेंट है उसमें एक सबड्यूड यहाँ पे जो बोलते हैं स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो इसने लोस बनाए हुए थे जो हमें मई 22 में देखने को मिले थे, उसी लोस को वापस से हमने वीकली चार्ट्स पे रिटेस्ट करा है। डेलीज पे एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जो कुछ दिनों से स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट जो इसने एक रेंज बनाई थी जहाँ पे ऊपर की तरफ में 3600 का लेवल था जो ये ब्रीच नहीं कर पा रहा था,
वो आज की सेशन में हमें देखा है कि ओपन लो के साथ इसने ये लेवल को भी ऊपर की तरफ ब्रीच करने की कोशिश करी है। इसके अंदर एंट्री की रिकमेंडेशन मेरी कल की सेशन में रहेगी, जहां पे हमें फॉलो अप बाइंग इसकी देखने मिले, क्योंकि 50 पीरियड की जो एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है, वहां पे स्टॉक ने आज एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया है। कोई भी मूव इसके अंदर 3590 के ऊपर मिल रही है, तो 3590 के ऊपर इसके अंदर बाय का रिकमेंडेशन रहेगा। आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट टारगेट इसका 3750 तक का अपमूव देखने मिलेगा, और नीचे जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है तो आप 3550 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। ठीक है, एक शेयर मेरे को आपसे और पता करना, जरा इसके बारे में बताइए। वो जी एंटरटेनमेंट शॉर्ट जिनके पास है वो अपनी पोजीशंस को रोल ओवर शॉर्ट में ही रखें, जरा जल्दी से बता दीजिएगा। 208 पे भी चल रहा है जी एंटरटेनमेंट। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो शॉर्ट की पोजीशंस है उसको कंटिन्यू करने की मेरी सलाह रहेगी, क्योंकि स्टॉक ने एक जो प्रीवियस इसका ब्रेकडाउन हुआ था वहीं पे रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे की तरफ का मूव शुरू करा है, और इसका जो नेक्स्ट यहाँ पे टारगेट बनता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें 199 का फर्स्ट इसका टारगेट आएगा। उसके बाद आप इसमें फर्दर जो मोमेंटम है वो ऐड होगा, जिसमें 193 तक का भी एक टारगेट अचीवेबल है। स्टॉप लॉस इसमें बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन करना रहेगा, आप 212 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। ओके, बाजार का अंडरटोन बेरिश डाउनसाइड जहां पर ज्यादा हावी होती दिख रही है। ऐसे में कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें, आज सुबह से ही एचडीएफसी ट्विंस हैं जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस भी हम देख रहे हैं 2250 के ही आसपास ट्रेड करता हुआ। कई सारी खबरें भी आती हुई दिखी थी, मैनेजमेंट में बदलाव की खबर कल आपने देखी, लॉरेंस बलानको की तरफ से एक पॉजिटिव कमेंट्री आई, और इसी के बाद ठीक एक एक कर सेंटिमेंट्स जो है रिलायंस के लिए ठीक ठाक होते गए। आज कमजोर बाजार में भी स्टॉक बाजार को संभालने का काम कर रहा है। वहीं इंडसइंड बैंक में भी हम देख रहे हैं हरे निशान के साथ ट्रेड्स। लेकिन जहां कमजोरी हावी हो रही है, राजेश जी, बंधन बैंक के चार्ट्स देखें, कैश मार्केट में देखें या फिर ऑप्शंस देखें, शॉर्ट बिल्ट होते हुए क्लियरली यहां पर नजर आ रहे हैं। करीब 18 से 20% की गिरावट एक महीने में स्टॉक ने देखी है, लेकिन आज 5.25% तक की गिरावट देख चुका है। यहां से क्या कोई शॉर्ट स्ट्रेटजी, सेल स्ट्रेटजी क्रिएट हो रही है बंधन बैंक पर? तो काफी बड़ा वेल्थ यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ है इन्वेस्टर का बंधन बैंक में। अगर हम ईयरली चार्ट पे भी स्टॉक को देखें तो ये 4th कंसेक्यूटिव ईयर है जहाँ पे लोअर लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं, और काफी बड़ा करेक्शन ये पिछले 4 साल से यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखा है। जो भी पुलबैक बने थे हायर साइड पे, यहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस पे एक सप्लाई बनते हुए दिखा, और आज का ब्रेकडाउन ये दिखाता है कि नियर टर्म चार्ट पे भी इसने अब जो एक प्रीवियस सपोर्ट बने थे करीब 200 के आसपास के, उसको भी आज डिसाइसिवली ब्रेक डाउन किया है। हमें लगता है स्टॉक का स्ट्रक्चर तो काफी वीक हो चला है। अब इसमें जो नेक्स्ट लेवल बन के आता है डाउन साइड में, वो हमें लगता है कि मार्च 2020 में जो लो बने थे करीब 150 के, वहां तक भी स्टॉक में अब ये डाउन साइड कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है, अगर ये स्टॉक 200 रुपए के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब नहीं होता है। तो जिनके पास शॉर्ट साइड का ट्रेड है, 200 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड रख सकते हैं। नया फ्रेश तो अभी नहीं बाय करना है, क्योंकि स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी वीक है। हो सकता है ये इस करेक्शन में ही 165-150 की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखे। ओके, ठीक है, अलग अलग स्टॉक्स पे आपको रिकमेंडेशन हम स्पीड से दिलवा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स कवर हो पाएँ और आप उनके बारे में समझ पाएँ। अब मेरे साथ शरद भी जुड़ रहे हैं। शरद, एक ऐसा सेगमेंट लेके आते हैं जो ब्रोकर से हम पता करके आपके सामने लेके आते हैं कि बस क्या चल रहा है। तो आइए देखते हैं, खबर गर्म है। जी बिल्कुल डिम्पी, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये भी हम मेंशन करना चाहेंगे कि कल ही जो हमने खबर गर्म है सेगमेंट में जो है कहा था एवरेस्ट कांटो सिलेंडर्स का, और वहाँ पे आज स्टॉक देख सकते हैं एज आई 7% दिन के ट्रेड में गए हैं। कल ही हमने ये मेंशन किया था, और याद रखिए डल मार्केट के बावजूद जो है स्टॉक में अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है, और हमने कहा था कि बड़ी ऑर्डर आ सकती है आपके ऑटो या फार्मा स्पेस से। लेकिन आज जो है क्या बात हो रही है बाजार में, क्या हलचल चल रही है, उस पर फोकस करेंगे। सबसे पहला आता है ग्रैनुअल्स इंडिया। यहाँ पे जो है ब्रोकर्स कह रहे हैं इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जो है इंटेंसिफाई हो गई है, और बड़े अकाउंट से सेलिंग देखने मिल रही है। डिलीवरी में भी जो है आपको सेलिंग देखने मिल रही है, और स्टॉक के अगर टेक्निकल्स हम चेक करें तो वहाँ पे भी 200 DMA के नीचे आ गया है स्टॉक। तो ग्रैनुअल्स इंडिया को ज़रूर अपने फोकस और अपने रडार में रखेगा। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा एम्फेसिस, और यहाँ पे कल ब्लॉक डील एक्सपेक्टेड है होने वाली है। हालांकि ब्लॉक डील की साइज़ छोटी होगी, लगभग 200 करोड़ की होगी, जिसको तब्दील करें तो 0.6% स्टेक कंपनी का आएगा। बायर्स और सेलर्स तो अभी नोन नहीं है, लेकिन याद रखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रमोटर्स ने लगभग 56% स्टेक रखा है, जिसका वैल्यू 18,000 करोड़ रुपए होगा। इसके अलावा कोई दिग्गज इन्वेस्टर्स भी हैं जो फोकस में रहेंगे, जैसे कि LIC, मिराई एसेट म्यूचुअल फंड और निपॉन लाइफ म्यूचुअल फंड। तो इन दो स्टॉक्स ग्रैनुअल्स इंडिया और एम्फेसिस को आप अपने रडार में आज रखिए।
शरद बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये बताने के लिए। ग्रैन्युलर्स इंडिया तो खैर आज काफ़ी बुरी तरह से टूट रहा है, इनफैक्ट कल से ही टूट रहा है। और आज जो आप खबर बता रहे हैं कि इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल सेलिंग शुरू हो गई है, बाकायदा डिलीवरी बिक रही है, ऐसी खबरें भी मार्केट से निकल के आ रही है कि बड़े अकाउंट्स में डिलीवरी को बेचा जा रहा है। अब मेरे साथ अभिषेक भी हैं। अभिषेक, 2-4 शेयर हम ऐसे ढूंढ के रखते ही हैं, जैसे एवरेस्ट कांटो की बात अभी शरद हमको बता रहे थे, इसके अंदर ऑर्डर का एक बस था जो कि 31 से पहले आने थे। देखो आज शेयर मार्केट के अंदर कमजोरी है, लेकिन EKC यानी कि एवरेस्ट कांटो 7% ऊपर है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे शेयर्स ढूंढ के लिए स्टॉक्स है ना जो जिनका कहीं ना कहीं कोविड से थोड़ा लिंकेज है, यहाँ पर हम लगातार बाइंग देख रहे हैं। लेकिन पिछले अगर 3-4 बार से अगर आप देखेंगे तो जब भी खबरें खत्म हो जाती है, ये शेयर भी खत्म हो जाते हैं। ये भी नोटिस करने वाली चीज है। बिल्कुल। एवरेस्ट कांटो, राजेश जी, आपको लगता है कि ये जो मूव है ये सस्टेन कर पाएगा? क्योंकि कई दफा ऐसा हुआ है कि जब भी कोविड के कोई नेगेटिव खबर आती है तो उससे रिलेटेड जो भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो डायग्नोस्टिक स्पेस वाला हो, चाहे वो मेडिकल इक्विपमेंट वाला स्पेस हो, वहां पर हम बस देखते हैं। कल ही हम देख रहे थे, कल परसों के सत्र में, कि डायग्नोस्टिक वाले जो स्टॉक्स थे बहुत तेजी से चल रहे थे। लेकिन आज जैसे विजया डायग्नोस्टिक बहुत तेज रफ्तार हमने देखी थी, आज वो नीचे आ गया है। एवरेस्ट कांटो, ये मूव क्या कह रहा है आज का? क्या 7% आज ऊपर है और ऊपर जाएगा या फिर ठंडा पड़ जाएगा ये? तो अभिषेक जी देखिए, स्टॉक का स्ट्रक्चर तो वीक है, जरूर पुल बैक बना है एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री से, लेकिन हमें लगता है कि इस पुल बैक में इसके लिए जो चैलेंजिंग लेवल हायर साइड पे है वो करीब 100 रुपए के आसपास है। जब तक ये 100 रुपए के लेवल को नहीं निकाल पाता वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, हमें लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सप्लाई वापस आते हुए दिखेगा। क्योंकि स्टॉक में अगर देखें तो करेक्टिव मूव के बाद स्टॉक ने ऑलमोस्ट अपने 70 रुपए के आसपास से यहाँ से रिकवरी का ट्रेड चालू हुआ था और अब ये ऑलमोस्ट 90 के आसपास है। तो एक रिकवरी तो ऑलरेडी यहाँ पे बन चुकी है, लेकिन 100 रुपीज इसके लिए चैलेंजिंग है। तो जिनके पास पोजीशन है उन्हें ये सलाह रहेगी कि स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना होगा। 86 रुपीज यहाँ पे स्टॉप लॉस फॉलो करें और 100 रुपीज के आसपास एक बार वापस रिव्यू करें या वहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक करें। तो चलिए, पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की राय अगर आपके पास पोजीशन है। बाजार का मूड माहौल अब यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर है और इसका अंदाज़ा आप एडवांस डिक्लाइन रेशियोज से भी लगा सकते हैं। इसका अंदाज़ा आप वॉलेटिलिटी इंडेक्स से भी लगा सकते हैं। वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि एक बड़ी कंसर्न यहाँ पर साबित हो रही है। ऐसे में इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के स्टॉक्स को का चुनाव करना, उन्हें अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना एक बढ़िया और एक रैशनल अप्रोच हो सकता है। ट्रेडिंग के लिहाज से थोड़ा सा बाजार में संभल कर ही रहें और हो सके तो एक वॉच लिस्ट में रखें या बाजार को एक हॉल्ट मोड पर रखना चाहिए, क्योंकि मंथली एक्सपायरी अब कल है, उसके ठीक बाद एक दिन की छुट्टी और फिर एक ही ट्रेडिंग सेशन नई सीरीज का बचेगा। तो काफी हद तक रिस्की ट्रेड्स यहां पर सामने आ सकते हैं। बहरहाल चलिए, कुछ खबरें हैं जिस पर खासतौर से आपको नजर रखनी चाहिए। JSW इंफ्रा से जुड़ी एक खबर आती हुई दिखी है। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको बता दें सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि JSW इंफ्रास्ट्रक्चर के IPO में देरी हो सकती है। अब ये भी एक संकेत ही है, बाजार में जिस तरह से कमजोरी लगातार नजर आ रही है, प्राइमरी मार्केट में IPO ने भी कह सकते हैं कि एक बैक फुटिंग ले ली है। और यही एक खबर है जो कि JSW इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से भी आ रही है। खबर से जुड़ी सारी की सारी जानकारी एक बार अनुराग जोशी से समझते हैं। अनुराग, आप बताइए। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का पोर्ट ऑपरेटर है, उसने अपने IPO के प्लान को कुछ समय के लिए टाल दिया है। सूत्रों ने ET Now स्वदेश को बताया कि JSW इंफ्रास्ट्रक्चर ने ये निर्णय भारत में शेयर बाज़ार में जो उथल पुथल हाल ही में देखने को मिली है उसके चलते ये लिया है। और दूसरा कारण ये है कि कंपनी अभी भी अपने जो ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस है, जो कि IPO का जो ऑफर डॉक्यूमेंट है, उस पर अभी भी काम हो रहा है। हम आपको बता दें कि भारत के शेयर बाज़ार में हाल ही में काफ़ी वॉलेटिलिटी और काफ़ी गिरावट देखने को मिली। और ये जनवरी के अंत में जब हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट अदानी ग्रुप पे आया था, उसके बाद ये वॉलेटिलिटी और ये उथल पुथल बहुत मार्केट में बढ़ गई थी। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर का IPO का प्लान दिसंबर में ET Now स्वदेश में ने ब्रेक किया था और उसके बाद हमने कंपनी द्वारा बैंकों को नियुक्त करने का भी की भी खबर सबसे पहले रिपोर्ट की थी। चलिए, तो मार्केट की गिरावट हावी हो रही है और प्राइमरी मार्केट में भी हम देख रहे हैं IPOs की तरफ से भी या कंपनियों की तरफ से जो IPO आने हैं उसमें भी एक बैक फुटिंग
शुक्रिया अनुराग, ये डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और जहां इंफ्रा स्टॉक्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं। पीएनसी, इंफ्राटेक, दिलीप बिल्डकॉन, इन स्टॉक्स में आज एक्शन दिखा है और इन दिनों राजेश जी इनफैक्ट हम देख रहे हैं रेलवे इंफ्रा हो चाहे फिर रोड एंड इंफ्रा हो, इन तमाम स्टॉक्स में कुछ हद तक एक्शन जरूर दिख रहा है। आरवीएनएल जैसे चार्ट्स भी हम देख रहे हैं। एनएचएआई के लिए इन्होंने अभी एक बिड देखी थी, लो बिडर साबित हुए थे और इस वक्त ऐसी खबरें एनएचएआई से बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने की पीएनसी इंफ्रा और दिलीप बिल्डकॉन के लिए भी आ रही है। स्टॉक्स में हमने मूव देखा है ऊपरी स्तरों से, इस वक्त बिकवाली का दबाव जरूर दिलीप बिल्डकॉन का स्टॉक दिख रहा है, लेकिन पीएनसी इंफ्रा देखिए अब भी 6% की तेजी बरकरार। पीएनसी इंफ्रा में अगर सेटअप को यहाँ पे एक्सप्लेन करें तो स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है और मल्टीपल टाइम हमने देखा है कि स्टॉक इसी रेंज से एक पुलबैक का ट्रेड जरूर बनाता है। आज का पुलबैक भी ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास से ही बनते हुए दिखा है। अब ये ऊपर में हमें लगता है कि यहाँ पे 292 इसके लिए इमीडिएट हर्डल है। अगर वो लेवल क्रॉस होता है तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी डेली चार्ट पे होगा। तो एक छोटी टाइम फ्रेम पे अगर इस स्टॉक को एनालाइज करें तो थोड़ी रिकवरी का ट्रेड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो फॉलो करने होंगे वो करीब 275 के होंगे। अगर वो लेवल नहीं अब वॉयलेट होते डाउन साइड में तो 292 पहला लक्ष्य होगा और वो क्रॉस होने पे 305 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। दिलीप बिल्डकॉन का स्ट्रक्चर तो अभी बहुत वीक है तो उसमें सलाह तो अवॉइड करने की रहेगी, उसे अभी नहीं बाय करना चाहिए। इसमें सीरीज ऑफ लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहे हैं तो यहाँ पे इसको अवॉइड करना चाहिए अभी। ठीक है, खैर इस बीच अलग अलग स्टॉक्स पे ध्यान रखिएगा। गैस के स्टॉक्स पे इसलिए भी ध्यान रखना होगा, नीचे भी आप एक खबर देख पा रहे थे, ब्रेकिंग न्यूज़ है। पेट्रोलियम मंत्रालय की रिपोर्ट पर कैबिनेट नोट पहले से ही भेजा जा चुका है। एक क्रेडिट पार्टी की रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं जो कि गैस के प्राइसिंग के फॉर्मूले को लेकर थी कि कैसे कैसे कैलकुलेशन होगा। इंटीग्रेटेड गैस के बारे में, प्राइसिंग के बारे में अभी आप कुछ दिन पहले सुन भी चुके होंगे। तो गैस के प्राइजेस थोड़ा सा इंपॉर्टेंस अब यहाँ पे रखनी होगी। सारी खबर पे कोशिश करेंगे अपने रिपोर्टर को जोड़ लें क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है तो हमको पुरानी और नया अपडेट दोनों को आपस में कंबाइन करके बता देंगे कि पूरा माजरा क्या है और कैसे है। प्रकाश इनफैक्ट मेरे साथ जुड़ भी चुके हैं। प्रकाश जरा ये बताना, ये रिपोर्ट जो पीएमओ में प्रेजेंटेशन दिया गया क्रेडिट पार्टी रिपोर्ट का, ये क्या मतलब है, इसको कैसे कनेक्ट करें हम गैस के स्टॉक्स के साथ? देखिए, क्रेडिट पार्टी कमेटी ने अपनी सिफारिशें सौंपी थी पेट्रोलियम मंत्रालय को डोमेस्टिक नेचुरल गैस के नए प्राइसिंग फॉर्मूले से संबंधित। पेट्रोलियम मंत्रालय ने उसके बाद इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। इंटरमिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन इस पर पूरा हुआ और अब जो कैबिनेट नोट है वो भेज दिया गया है। और जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं कि इस मसले पर आज एक प्रेजेंटेशन हुआ है प्रधानमंत्री कार्यालय में और इस कमेटी की जो सिफारिशें थी उस मसले पर उस पर चर्चा हुई है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक प्रेजेंटेशन दिया है। जो मौजूदा फार्मूला है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो ये 6 महीने का फार्मूला है जो मौजूदा फार्मूला है और ये 31 मार्च 2023 तक इफेक्टिव है। लेकिन अगर किसी भी तरह का बदलाव आपको करना है तो उसके लिए कैबिनेट का अप्रूवल लेना जरूरी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्रेडिट पार्टी कमेटी ने जो अपनी सिफारिशें सौंपी है, अगर उन सिफारिशों को लागू करना है तो कैबिनेट का अप्रूवल जरूरी होगा। तो ऐसे में इस बात की संभावना नजर आ रही है कि जो अगली कैबिनेट की बैठक होगी उसमें एजेंडे के तौर पर इसको शामिल किया जाएगा और कैबिनेट अपनी मंजूरी दे सकती है, क्योंकि पेट्रोलियम मंत्रालय ये चाहता है कि क्रेडिट पार्टी कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाए और 1 अप्रैल 2023 से डोमेस्टिक नेचुरल गैस के लिए जो प्राइसिंग रेजिम हो वो क्रेडिट पार्टी कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से हो। जैसा कि आपको पता है कि क्रेडिट पार्टी कमेटी ने अपनी सिफारिश में ये कहा है कि डोमेस्टिक नेचुरल गैस के लिए जो है वो जो सीलिंग प्राइस होगा वो $6.5 पर MMBTU का होगा और जो फ्लोर प्राइस होगा वो $4 पर MMBTU का होगा। आपके बात बिल्कुल ठीक है। कैबिनेट के मान लीजिए अप्रूवल मिल जाती है, एजेंडा होगा, अप्रूवल मिल जाती है, इससे गैस के स्टॉक्स पे क्या असर पड़ेगा? ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली गैस कंपनीज है इसको हम सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कहते हैं। देखिए, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिहाज से तो ये काफी पॉजिटिव खबर होगी, खासकर मौजूदा प्राइस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इस वक्त जो डोमेस्टिक नेचुरल गैस की प्राइसेस हैं वो $8.57 पर MMBTU है। लेकिन क्रेडिट पार्टी कमेटी की जो सिफारिश कहती है उसके हिसाब से जो सीलिंग प्राइस है वो $6.5 पर MMBTU है। तो जाहिर तौर पे करीब करीब $2 का बेनिफिट जो है वो इसमें दिख रहा है और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए गैस की कीमतें कम हो जाएंगी। LPG जो कंपनियां बना रही हैं उनके लिए गैस की कीमतें कम हो जाएंगी, तो एक CNG PNG के दाम कम हो सकते हैं। तो जाहिर तौर पे इससे रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनके लिए पॉजिटिव खबर है। लेकिन जहां तक ONGC और OIL जैसी कंपनियां हैं जो कि प्रोड्यूसर्स हैं
उनके भी हितों को ध्यान में रखा गया है और $4 का फ्लोर प्राइस निर्धारित किया गया है इस कमेटी की रिपोर्ट में और $6.5 का सीलिंग प्राइस है। तो जो उनका इन्वेस्टमेंट है उसकी भी रिकवरी का ध्यान में रखा गया है। तो एक तरीके से विन विन सिचुएशन होगा अगर ये इस रिपोर्ट को लागू की जाती है। ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया, अच्छे से आपने सारी बातों को समझाया, पुराना हिस्ट्री भी बताई। इस समय रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन दे दिया गया है, अगली बार कैबिनेट के अंदर वो प्रेजेंटेशन को लेकर चर्चा होगी, एजेंडे में रखा जाएगा। चांसेस सुन के प्रकाश को ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा है कि अप्रूवल आ जाएगा। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से MGL, IGL, इस सभी की सभी कंपनीज अच्छी चल रही हैं, बाकायदा डेज हाई पे, जबकि बाजार कमज़ोर है। पेट्रोनेट LNG जो बता रहे थे कि पेट्रोनेट के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि LNG के प्राइसेस गिरेंगे, ये इंपोर्ट करती है कंपनी, इसके लिए भी अच्छा हो सकता है। ONGC को बेनिफिशियरी सेकंड फेज़ में लग रहा है कि मिलेगा, इसलिए ONGC उतना स्ट्रॉन्ग आपके सामने नहीं दिखेगा। जो पहली किश्त, पहली खेप आपको दिखेगी वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की है, इसलिए मजबूत है। किसी को BTST, क्योंकि ये सारी फ्यूचर्स में भी अवेलेबल है, राजेश सर किसी का रोल ओवर कर जाएं क्या, IGL का, MGL का? दोनों ही स्टॉक्स में डिम्पी जी एक रिकवरी बनते हुए दिख रही है और IGL तो एक अपने मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है यहाँ पे एक ब्रेकआउट बनते हुए दिख सकता है, अगर 445 क्रॉस करेगा तो ये बड़ी तेजी भी यहाँ से दिखा सकता है। तो एक अच्छा फॉर्मेशन है IGL में, हमें लगता है यहाँ पे रोल ओवर बिल्कुल कर लेना चाहिए। और MGL में भी एक अच्छा रिकवरी का ट्रेड पिछले कुछ हफ्तों से कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। मंथली सेटअप पे भी देखें तो 8-9 महीने की एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट भी होते हुए दिख रहा है। दोनों ही स्टॉक में हमें लगता है पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। हो सकता है कल एक्सपायरी है इसलिए अभी थोड़ा म्यूटेड है प्राइस बिहेवियर, बट हमें लगता है पोस्ट एक्सपायरी दोनों ही स्टॉक एक अच्छा मूव के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं, तो रोल ओवर करना चाहिए अप्रैल सीरीज में दोनों स्टॉक का। रोल ओवर की सलाह है दोनों ही शेयरों में। लेकिन राजेश जी आपसे जरा टेक महिंद्रा पर व्यू चाहेंगे। 3% के आसपास का बड़ा कट है और हम देख रहे हैं कि आज बाजार को अगर नीचे है तो उसमें इसका योगदान भी है। और एक और चीज़ नोटिस करने वाली है कि जब मोहित जोशी इन्फोसिस छोड़ के कंपनी में ज्वाइन करने का ऐलान हुआ और जो स्टॉक में हमने एक तेज़ अप मूव देखा था वो सारे के सारे गंवा चुका है टेक महिंद्रा का शेयर। अब इसको आप मौके के तौर पर देख रहे हैं, क्या इसको कॉन्ट्रा बाय करेंगे या फिर कमजोरी थोड़ी सी और गहरा सकती है इसमें अभी? तो हमें लगता है IT स्टॉक्स में एक डाउन ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है और टेक महिंद्रा में आज जिस तरीके की गिरावट है, इवन दूसरे IT स्टॉक्स में भी आज देखें तो एक सेलिंग का ही ट्रेड देखने को मिला है। हमें लगता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर तो वीक ही है पूरे IT स्टॉक्स का अभी। तो टेक महिंद्रा के स्ट्रक्चर को यहाँ पे रिविजिट करें तो 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि स्टॉक में पिछले 5-7 दिनों में अच्छी गिरावट बनी है। अगर ये अब स्टॉक में 1060 के लेवल टूटते हैं तो नेक्स्ट इसका डाउनसाइड का जो टारगेट बन सकता है वो करीब 1030 1020 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे, हम नया फ्रेश शॉर्ट का ट्रेड 1060 के आसपास ही लेंगे क्योंकि अब एक्सपायरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो काफी कुछ प्राइस एक्शन रोल ओवर के चलते भी यहाँ पे प्राइस को इम्पैक्ट करते हुए दिखेगी। तो अब फ्रेश शॉर्ट 1060 के नीचे करना है, अभी थोड़ा अवॉइड करेंगे इसको। ओके, तो चलिए फ्रेश शॉट्स के लिए या फिर कोई स्ट्रैटेजी या पोजीशन बिल्डिंग के लिए इस वक्त टेक महिंद्रा के स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन राजेश जी आने वाले दिनों में सबसे बड़ा इवेंट या कह सकते हैं सबसे एक नोटिसेबल इवेंट जो है वो ऑटो सेल्स के डेटा होंगे। अब पिछले ऑटो सेल्स के डेटा अगर देखें, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में हमने देखा था मंथ ऑन मंथ बेसिस आयशर मोटर, टाटा मोटर, अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स ने परफॉर्मेंस दिखाया था और ट्रैक्टर सेगमेंट में एस्कॉर्ट्स की परफॉर्मेंस बेहतर रही। ऑटो सेल्स के लिहाज से मैं सिर्फ बाई साइड ही नहीं कह रही हूँ क्योंकि बाजार के मोमेंटम को देखते हुए अगर कोई शॉर्ट स्ट्रैटेजी भी बन रही है और बाई स्ट्रैटेजी भी, बीट कमर्शियल या फिर ट्रैक्टर सेगमेंट। तो देखिए मोस्ट ऑफ द ऑटो स्टॉक्स में करेक्शन का दौर यहाँ पे चलते हुए दिख रहा है। अगर मैं सारे स्टॉक्स को यहाँ पे एनालाइज करूँ तो M&M का स्ट्रक्चर भी वीक हो चुका है, वहाँ पे शॉर्ट का ही ट्रेड यहाँ पे नियर टर्म सेटअप के हिसाब से बनते हुए दिख रहा है। आयशर मोटर में भी सीरीज ऑफ लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। ये 5th मंथ है जहाँ पे एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है आयशर मोटर। तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि फर्दर जिस तरीके की प्राइस बिहेवियर है फर्दर और डाउनसाइड एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। तो आयशर और M&M ये तो दोनों में हमें लगता है कि एक डाउनसाइड का ट्रेड कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। थोड़ी रिकवरी यहाँ पे जो बन सकती है वो एस्कॉर्ट में बनते हुए दिख रही है। एस्कॉर्ट में देखें तो लास्ट वीक भी एक पुल बैक बना था और करंट वीक में भी देखें तो एक पुल बैक का ट्रेड बनते हुए दिख रहा है। ये स्टॉक में अगर किसी के पास लॉन्ग साइड का ट्रेड है तो 1845 ये लेवल को वॉच करना होगा। ऑटो सेल्स नंबर के बाद अगर ये लेवल नहीं टूटते तो यहाँ पे थोड़ा पुल बैक एक्सटेंड हो सकता है और जो कि इसको स्टॉक को फिर
1950 1960 की तरफ लेके जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा व्यू थोड़ा पॉजिटिव है। और टू व्हीलर स्पेस में अगर बात करें तो बजाज ऑटो हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है। वहां पे एक अपसाइड का मूव आते हुए दिख सकता है, जहां पे स्टॉप लॉस होंगे 3750 के। अगर वो लेवल नहीं टूटते तो यहाँ पे पुल बैक 3850 3860 की तरफ बनते हुए दिख सकती है। इन दोनों स्टॉक्स पे आपको व्यू पॉइंट मिल गया। ध्वनि, जरा स्पीड से मैं आपसे शेयर पता कर रहा हूँ, जरा बताइएगा क्या करना है इसमें। ग्रेनुलस इंडिया, थोड़ी देर पहले शरद भी हमको एक खबर बता के गए, इसके अंदर डिलीवरी बिक रही है और बाकायदा इंस्टीट्यूशनल सेलिंग शुरू हो गई है। कल से शुरू हुई है, आज भी हो रही है। ये शेयर डेज लो पे है, ये और टूटेगा क्या? जी बिल्कुल डिम्पी, ग्रैन्यूल्स में जो ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, एक वीक साइड का स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पे अगर हम वीकलीज पे भी देख रहे हैं तो एक 50 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जिसके नीचे इसकी क्लोजिंग हो रही है। तो डेफिनेटली यहाँ से और इसके अंदर कमजोरी आ सकती है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगली एक्सपायरी में इसका जो नीचे का टारगेट बनता है तो आप 244 तक का इसका एक एक्सटेंडेड डाउन मूव देख सकते हो। स्टॉप लॉस जो यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा आपको, तो आप कोई भी यहाँ पे शॉर्ट साइड के ट्रेड के लिए 280 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलिए। और देख के बताना वो है पीएनबी हाउसिंग का शेयर। आज सुबह सुबह हमने पता किया था, ये शेयर बकायदा आज ऊपर भी है 3-4%। ये बीटीएसटी का सौदा और अगली सीरीज के लिए रोल ओवर का सौदा दोनों है क्या? पीएनबी हाउसिंग का यहाँ पे अगर हम डेली स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो स्ट्रक्चर काफी वीक बना हुआ है। इसका जो प्रीवियस रेंज था उसको हमने नीचे की तरफ में ब्रेक डाउन करा है। जो प्रीवियस डे की रेंज है उसको हम आज ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं कर पाए हैं। तो फिलहाल इसके अंदर कोई भी एक बाय साइड का ट्रेड नहीं बनता है। जो भी बाय साइड के ट्रेड इसके अंदर बनते हैं तो आपको स्टॉक को 500 का जो लेवल है उसको ऊपर की तरफ क्रॉस करने देना पड़ेगा। उसके बाद इसके अंदर कोई भी एक स्ट्रक्चर रिवर्सल ऑन द लॉन्ग साइड आ सकता है। फिलहाल इस ट्रेड को अवॉइड करने की सलाह रहेगी। ठीक है, पीएनबी हाउसिंग को अवॉइड करने की सलाह है। 4% के आसपास की तेजी है, लेकिन डिब्बे नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि देखिए हाउसिंग फाइनेंस ऊपर है और सारे कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट नीचे है। नीचे है। आज तो सुबह हम एक मेहमान से बातचीत कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर आप शेयर के प्राइस और ग्राउंड चेक देखेंगे तो बिल्कुल अलग है। वो बाजार में दिखा रहा है। देखिए शेयर के प्राइसेस नहीं चल रहे हैं। निफ्टी रियल्टी के सारे 10 स्टॉक आज कमजोर हैं। और उसमें कमजोरी में भी हम देख रहे हैं कि पूर्वांकरा, कोल्टे पाटिल, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर डीप कट्स हैं और 7-8% ये शेयर टूटे हुए हैं। और दिन के निचले स्तरों के आसपास इंडेक्स भी है और ये शेयर भी हैं। राजीव जी, आपसे व्यू जानना चाहेंगे। पूर्वांकरा, कोल्टे पाटिल कमजोर है और अगर हम पूर्वांकरा की बात करें तो पिछले 5-7 सत्र में 20-25% ये शेयर ऊपरी स्तरों से करेक्ट हो गया है। आपको लगता है कि कुछ रिवर्सल इसमें आएगा या फिर कमजोरी अभी और गहरा जाएगी? नहीं, अभी ट्रेंड तो वीक ही है और अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक वीकनेस ही यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो हमें लगता है कि अभी तो अवॉइड करना चाहिए फर्दर। और डाउनसाइड यहाँ पे ओपन होते हुए दिख रही है स्टॉक में। जिस तरीके से ब्रेकडाउन हुए हैं, अब ये अगर 66 रुपीस के ऊपर नीचे ही सस्टेन रहेगा तो पूर्वांकरा में हमें लगता है नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो 50 रुपये, इवन 48 तक आते हुए दिख सकता है। कोल्टे पाटिल का भी स्ट्रक्चर काफी वीक हो चला है और जिस तरीके की यहाँ पे वीकनेस पिछले 3-4 महीनों में बनी है, हमें लगता है कि इसका जो नेक्स्ट लेवल डाउनसाइड का है वो करीब 215 के आसपास है। तो अभी दोनों स्टॉक्स में अवॉइड करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। मार्केट का स्ट्रक्चर भी वीक ही है और मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में तो काफी सप्लाई यहाँ पे हमने पिछले कुछ 2-3 महीनों में तो एग्रेसिव देखी है। तो हमें लगता है थोड़ा और डाउन टेक यहाँ पे कंटिन्यू होगा। थोड़ा सा और इसमें कमजोरी अभी बरकरार रहेगी कोल्टे पाटिल के शेयर में। एक और शेयर है राजेश जी, वैसे तो बहुत इसको डिस्कस करने के लिए कुछ खास नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी उम्मीद में शेयर को पकड़ के रहते हैं। ब्राइटकॉम, हमने इसमें 100 रुपए के ऊपर देखे स्तर, अब ये शेयर 52 हफ्ते के निचले स्तर 15-16 रुपए के आसपास हो गया है। कोई उम्मीद पालनी चाहिए या फिर जो कुछ मिल रहा है बेच के निकल जाए इससे? अब काफी डैमेज हो चुका है प्राइस में तो, और जिस तरीके से स्टॉक में कंटिन्यूस बेसिस पे अगर हम देखें तो एक सप्लाई ही बना हुआ है, निकल जाना चाहिए। एज सच टेक्निकली तो हमें यहाँ पे कुछ भी होप नहीं लगती कोई रिवर्सल की। कोई न्यूज हो, कोई फंडामेंटल चेंजेस हो या कंपनी में कोई चेंजेस होते देन ओनली कोई स्टॉक में एक पुल बैक बन सकता है। लेकिन टेक्निकली स्ट्रक्चर तो यही दिखाता है कि स्टॉक में काफी डैमेज हो चुका है। ये रिकवरी की होप रखना अभी यहाँ पे हमें लगता है कि सही नहीं रहेगा। स्टॉक फर्दर और भी करेक्ट हो सकता है कि ये स्लाइड होके 10 रुपए की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखे। ठीक है,
खैर इस बीच आप हमने ना ब्रैकेट आपके जो बिल्कुल साथ में देख पा रहे हैं जहाँ पे काउंटडाउन चल रहा है उसके नीचे इटिना स्वदेश, इसमें जो भी एकदम से शेयर ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं ना, वो हम सब आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। एस्कॉर्ट्स के बारे में चर्चा हुई, अभी गैस स्टॉक्स के बारे में प्रकाश ने बताया, सारे CDM वाले शेयर्स जो हैं ऊपर हैं। अब एक स्टॉक और है जिसमें सडन फॉल आया, वह FSL का शेयर है। ये ट्रेडिशनली वीक शेयर है, एक्सपायरी पे और वीक हो जाता है। ध्वनि FSL फर्स्ट सोर्स लिमिटेड 3.5% नीचे है, ये इसका करना क्या है? इसको डिम्पी सेल साइड पे ही रखिए, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर जो इसका बना हुआ है तो इस साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड इसके अंदर बरकरार है। स्टॉक ने हमें एक अपमूव तो दिया, बट उसके बाद कंटिन्यूएशन में ही इसकी जो डाउन ट्रेंड है वो बनी हुई है। तो करंट लेवल से आप FSL को सेल ही कर सकते हैं। नीचे की तरफ का इसका जो टारगेट है वो आपको एक्सटेंड करता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे 102 का लेवल आता है। 102 के लेवल के बाद इसके अंदर फर्दर जो फॉल है वो इंटेंसिफाई होती हुई दिखेगी, जिसके आप इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि डबल डिजिट इसके अंदर 97 तक के लेवल्स आ सकते हैं इन दी नेक्स्ट एक्सपायरी। एक सवाल मेरे को आपसे और पता करना है, जिंदल स्टील के बारे में थोड़ी देर पहले खबर भी हमको हमारे सहयोगी अनुराग बता रहे थे, एक बार जरा चेक करेंगे जिंदल स्टील ये शेयर ठीक है क्या? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम जिंदल स्टील का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर लेकर आते हैं तो देखने मिल रहा है कि डेलीज पे स्टॉक ने ऊपर की तरफ एक 600 के लेवल के पास इसका मोमेंटम हॉल्ट हो चुका है। प्रीवियस स्विंग लोस के नीचे ट्रेड कर रहा है लगातार। आज दूसरा दिन है जिसमें हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो डाउन मूव है वो कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। जो आपको इसके अंदर नीचे नेक्स्ट सेल साइड के लेवल्स मिलते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 508 तक के लेवल्स तक ये नीचे की तरफ का एक स्लिप ले सकता है। 508 के बाद इसके अंदर एक ठहराव आएगा, क्योंकि वहां पे आपको एक 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का वहां पे सपोर्ट मिल जाएगा। तो करंट लेवल से कोई भी एक शॉर्ट साइड के ट्रेड में 508 पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। आप इसके अंदर जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना है तो आप इसके अंदर 548 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। ये 548 का स्टॉप लॉस लगाइए। 508 रुपए के टारगेट्स जिंदल स्टील के लिए बनेंगे, अब सेल करने की सलाह है इसको। लेकिन अब राजेश जी, टाटा मोटर पर आप जरा व्यू दीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 400, 450, 450 वाले रेंज में लेके किसी उम्मीद में बैठे हुए हैं, लेकिन आज लगातार तीसरा सत्र है गिरावट का और हम देख रहे हैं कि टाटा मोटर के लिए ना कोई खबर काम कर रही है, ना इनके लॉन्चेस काम कर रहे हैं, ना इनकी कोई कमेंट्री काम कर रही है। 400 को आज होल्ड तो कर रहा है, अब 1-1.5 मिनट के आसपास सत्र बचा है, लेकिन आगे के लिए आपकी क्या रणनीति होगी इसमें? तो अभिषेक जी, ऑलमोस्ट 1 साल से स्टॉक एक रेंज में ही फंसा हुआ है। नीचे में देखें तो 390 के आसपास इसके सपोर्ट है। मल्टीपल टाइम इसने वहीं से पुल बैक लिया है और हायर साइड पे बात करें तो 440 इसके लिए एक हायर साइड का एक सप्लाई जोन बना हुआ है। यही रेंज में स्टॉक ने ऑलमोस्ट 8 से 10 बार इसी तरीके के ट्रेड को यहाँ पे डिस्प्ले किया है पिछले 10-12 महीनों में। हमें लगता है कि थोड़ा वेट करें, डिप का वेट करें। 390 के आसपास स्टॉक आता है तो वहां पे एक छोटे स्टॉप लॉस से बाय ट्रेड ले 380 के स्टॉप लॉस से, क्योंकि वो एक मल्टी मंथ सपोर्ट एरिया है। हमें लगता है 380 अगर नहीं टूटता है इस करेक्शन में तो वापस वहां से पुल बैक का ट्रेड बनते हुए दिखेगा, क्योंकि स्टॉक का बिहेवियर जो पिछले 10-12 महीनों में देखने को मिला, हमें लगता है सेम ही बिहेवियर कंटिन्यू होते हुए दिखेगा कुछ और समय के लिए, जब तक कि एक बड़ा रेंज का ब्रेकआउट या तो 380 के लेवल को तोड़े या 440 के, जब तक ये 2 लेवल नहीं टूटेंगे तो ये रेंज में ही डिस्प्ले होता रहेगा ये ट्रेड। ठीक है, टाटा मोटर्स के लिए ये व्यू। लेकिन चलिए अब क्लोजिंग ट्रेड की तरफ बढ़ेंगे। आज किसी तरह से 16,900 को तो निफ्टी ने बचा लिया। नीचे किस तरह से देखेंगे तो 40-50 अंकों की रिकवरी भी आ गई क्लोजिंग वाले घंटे में। लेकिन बाजार में किस तरह का एक्शन बना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि निफ्टी में हल्की सी कमजोरी है, 25 अंकों के आसपास की। सेंसेक्स 8 अंक सिर्फ नीचे है। निफ्टी बैंक हालांकि अच्छी रिकवरी वहां पर है, 185-86 अंक ऊपर आकर ये इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। एक्शन कहां पर आज बाजार के दौरान बना, ये जानने के लिए चलेंगे मानसी के पास। मानसी, और रियो म्यूटेड रहा आज का सेशन, कमजोरी हावी होती रही। ऑफकोर्स 16,900 के लेवल्स को बचाने में कामयाब रहा निफ्टी। हरे निशान के साथ क्लोजिंग जरूर इस वक्त दिखाने की कोशिश में है, लेकिन आप देखिए ये झूलता हुआ बैंक निफ्टी के मुकाबले इस वक्त कामकाज ठीक ठाक कर रहा है। 177 अंकों की बढ़त के साथ 39,600 के पार लेवल्स इस वक्त बैंक निफ्टी में इंटैक्ट हैं। अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियोज भी देखेंगे, 500 एडवांसेस के सामने डिक्लाइन 1500 नजर आ रहे हैं, जो कि क्लियर कट इंडिकेशन है कि बाजार में मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले वॉलेटिलिटी है और ये वॉलेटिलिटी कल भी जारी रहेगी। ट्रंकेटेड वीक है और इसी के चलते बुधवार के दिन यानी कि कल मंथली एक्सपायरी कटने वाली है। बहरहाल मार्केट के सेंटिमेंट्स को अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी ने बाजार को संभालने का काम किया। मिड कैप इंडेक्स आज बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, बिकवाली का दबाव वहां से हावी होता रहा और इस वक्त मार्केट की क्लोजिंग आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। क्विकली आपको बता देती हूँ, चुनिंदा स्टॉक्स, जी हाँ चुनिंदा स्टॉक्स रहे जो कि खबरों के दम पर बाजार में कुछ हद तक एक्शन दिखा रहे थे। इमामी का स्टॉक इसी में शामिल था। बायबैक से जुड़ी खबर आई, बायबैक अनाउंसमेंट के ठीक
ठीक बाद स्टॉक में एक मूव दिखा, करीब 5% की तेजी के साथ दिन भर ट्रेड करने के बाद 3.5% की तेजी पर यह सेटल होता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। इसके ठीक बाद यूपीएल प्रमोटर बाइंग की खबरें आई और यूपीएल का स्टॉक है जो कि इन दिनों ट्रेडर फेवरेट बनता हुआ भी नजर आ रहा है। काफी हद तक हम देख रहे हैं स्टॉक में भी ऑलमोस्ट 2% के अप मूव्स के साथ आज हमने क्लोजिंग देखी है। दिलीप बिल्डकॉन पीएनसी इंफ्रा ऑर्डर विंस की खबरें आ रही है, लो बिडर साबित हो रही है कई सारे ऑर्डर्स को लेकर ये कंपनियां, और इसी के चलते इंफ्रा स्पेस चाहे फिर वो रेलवे इंफ्रा हो या रोड इंफ्रा हो फोकस में है। मजबूती हमने टॉप गेनिंग मोमेंटम की अगर बात करें इन्फोसिस, भारती, इनफैक्ट एचडीएफसी ट्विंस, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक की तरफ से देखी, उसके ठीक पीछे हमने देखा आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस और इंडसइंड बैंक जैसे काउंटर्स थे, लेकिन बिकवाली का दबाव इन्फोसिस से, हैवी लूजर यहां पर कह सकते हैं इन्फोसिस और भारतीय एयरटेल के स्टॉक। एलएनटी का स्टॉक भी आज बाजार को संभाल नहीं पाया और इसी लिस्ट में अदानी पोर्ट्स और टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स भी रहे जहां से बिकवाली हावी होती रही। मिड कैप इंडेक्स में कोई खास एक्शन नहीं था, लेकिन मिड कैप में स्टॉक मूविंग कैंडिडेट्स की अगर बात करें, इमामी का स्टॉक तो था ही, इसके अलावा टोरेंट पावर, बैंक ऑफ इंडिया, ऑयल इंडिया जैसे काउंटर्स भी थे, क्योंकि हम देख रहे हैं क्लियरली यहां पर क्रूड में जो मोमेंटम है वो वापस बिल्टअप होता हुआ दिख रहा है। तो ऑयल एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन वाले काउंटर्स पर नजर रखें, वहां पर एक इंपैक्ट आती दिख सकती है। इंडियन होटल्स और एस्कॉर्ट्स में भी कुछ हद तक एक्शन हमने देखा। तो क्लियरली दिन भर सुस्ती के साथ बाजार ने ट्रेड किया। इस वक्त अगर क्लोजिंग देखेंगे, बैंक निफ्टी में हरे निशान के साथ बाजार क्लोज होते हुए दिखे, लेकिन इसके अलावा निफ्टी और सेंसेक्स की तरफ से, साथ ही मिड कैप इंडेक्स की तरफ से म्यूटेड स्टार्ट, म्यूटेड सेशन और म्यूटेड क्लोजिंग ही नजर आई। राजेश जी, ध्वनि आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्लोजिंग कॉल्स को यही समेट रहे हैं, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।